हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ बेटा, सब अच्छे हो, मज़े में हो? तो देखो, अपन टॉपिक पढ़ रहे थे पोलिनेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन जो एजेंट थे एबायोटिक एयर और वाटर, और बायोटिक एजेंट जो एनिमल्स थे, तो वो अपन बात कर चुके थे। और अपन एबायोटिक एजेंट में एयर एनिमोफिली का स्टडी कर लिया था। और अब अपन लेक्चर 86 में स्वागत आपका। और अपन बात करते हैं बेटा इसमें नेक्स्ट जो आगे पोलिनेशन के मेथड्स हैं, जैसे वाटर पोलिनेशन यानी वाटर के थ्रू पोलिनेशन यानी हाइड्रोफिली है। उससे पहले एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पाइनस है, पाइनस में विंग्ड पोलन ग्रेन होते हैं। तो विंग्ड पोलन ग्रेन प्रेजेंट इन पाइनस, है ना बेटा, यानी विंग्ड पोलन ग्रेन प्रेजेंट इन पाइनस। पाइनस में मैं आपको दूं कि पाइनस में वायु परागणी होता है और एक गुबार परागणों का होता है, सल्फर वर्षा। तो पाइनस में पंखयुक्त परागकण उपस्थित होते हैं। ये लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? अब देखो कि एनिमोफिली में अपने सारी बातें बता दी थी कि भाई सिंगल ओव्यूल सिंगल है, लेकिन ओव्यूल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अमाउंट में, मतलब आप जानते हो बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन उत्पन्न होते हैं। और वहाँ नॉन डायरेक्शनल है और बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन की क्या होता है, लॉस होता है। और लेकिन एबायोटिक फैक्टर में वैसे बहुत कम प्लांट में होता है, लेकिन एबायोटिक में मोर कॉमन आपका क्या है, बाई एयर यानी एनिमोफिली है बेटा। यस। अब अपन नेक्स्ट जो एबायोटिक फैक्टर है वाटर, और अगर वाटर के द्वारा पोलिनेशन हो तो उसको अपन कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोफिली। तो देखो नेक्स्ट आपका होगा हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जो है जल परागण है हाइड्रोफिली। यस। तो बेटा देखो, हाइड्रोफिली और हाइड्रोफिली है जल परागण। क्लियर? तो यदि परागण की जो प्रक्रिया है वो जल के द्वारा संपन्न हो या जल धाराओं से परागण वर्तिकाग्र तक पहुंचे, तो उसको आप क्या कहते हो? हाइड्रोफिली। यस। तो अपन बात करते हैं बेटा कि परागण की प्रक्रिया जल धाराओं द्वारा संपन्न हो। यस। यानी पराग कोश से परागकणों का यानी पोलन ग्रेन का बेटा, पोलन ग्रेन का स्थानांतरण परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण जल धाराओं के द्वारा हो, वाटर करंट्स के माध्यम से हो, तो उसको आप क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। अब देखो बेटा, अपन बात करते हैं कि देखो हाइड्रोफिली के द्वारा जो परागण है वो आप जानते हो कि बहुत रेयर केस में होता है, अति दुर्लभ है ना। तो आप कहोगे कि जल के द्वारा परागण जो परागण की प्रक्रिया है जल के द्वारा, तो जल के द्वारा परागण बेटा आवर्त बीजी पादपों में अति दुर्लभ है। यस बेटा, आवर्त बीजी पादप अनावर्त में होता ही नहीं है, आवर्त बीजी पादपों में अति दुर्लभ है। हाँ, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में जो नरिकुमक का स्थानांतरण होता है वो जल के द्वारा होता है, वो एक अलग बात है। बाकी आप जानते हैं कि जल के द्वारा परागण आवर्त बीजी पादपों में अति दुर्लभ है।
यानी रेयर इन एंजियोस्पर्म, रेयर इन एंजियोस्पर्म। यस बेटा। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये अपन बात रहे कि बहुत लिमिटेड, ये अपन बात रहे कि बहुत सीमित वंशों तक, है ना, कुछ सीमित वंशों में ही जल परागण देखने को मिलता है। और वो सीमित वंश वे अपन कहें, यह सीमित वंशों में ही देखने को मिलता है। अबाउट 30 जेनेरा, यानी लगभग 30 वंशों तक ही सीमित है। अबाउट 30 जेनेरा, 30 वंशों तक सीमित है। बात को समझे, केवल 30 वंशों तक ही सीमित है और वो अधिकांशतः मोनोकोट्स हैं, मोनोकोट्स या सी ग्रासेज। तो इन्हीं में अपन बात रहा कि जल परागण देखने को मिलता है, यानी अति दुर्लभ है, आवर्त बीजियों में अति दुर्लभ है, रेयर इन एंजियोस्पर्म, और कुछ सीमित वंशों में ही देखने को मिलता है। अबाउट 30 जेनेरा, 30 वंशों तक सीमित है और अधिकांशतः वो मोनोकोट्स हैं बेटा, सी ग्रासेज, सी ग्रासेज। यस, ये बात है। और स्पेशली अपन बात उठा कि कुछ स्वच्छ जलीय पादपों, फ्रेश वाटर प्लांट, स्वच्छ जलीय पादपों जैसे वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया हाइड्रिला में जल परागण है। कुछ स्वच्छ जलीय पादपों जैसे वेलिस्नेरिया हाइड्रिला में उपस्थित है। और कुछ समुद्र जलीय अर्थात सी ग्रासेज, समुद्री घासों के कुछ पादपों में जैसे जोस्टेरा सिरेटो फाइलम, तो जोस्टेरा है, सिरेटो फाइलम है आदि में देखने को मिलता है, यानी सी ग्रासेज में, यानी कुछ समुद्र जलीय में। यस बेटा। तो जैसे कुछ फ्रेश वाटर प्लांट लाइक वेलिस्नेरिया हाइड्रिला और मैराइन वाटर प्लांट जैसे कि जोस्टेरा में देखने को मिलता है क्या, हाइड्रोफिली। यस। अब देखो बेटा कि हाइड्रोफिली जो है जल परागण है, तो हाइड्रोफिली में जो प्लांट होते हैं यानी हाइड्रोफिली के थ्रू परागण होता है, तो उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टडी करेंगे कि भाई उनके अभिलाक्षणिक लक्षण क्या है ना। तो भाई परागकण कैसे होते हैं और मतलब परागकण कैसे हैं, साथ साथ में वर्तिकाग्र कैसी है, और ये जल में उपस्थित हैं तो भाई ये गीले सड़ते गलते क्यों नहीं हैं। तो अपन बात करेंगे बेटा कि भाई बहुत ही हल्के और अनवेटेबल पोलन ग्रेन है। यस। तो अपन बात करेंगे कि यहाँ पर अपन बात करते हैं अभिलाक्षणिक लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो अभिलाक्षणिक बेटा अपन यहां बात करें अभिलाक्षणिक लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यस। तो बेटा देखो जो परागकण होते हैं, परागकण पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन लाइट वेट यानी बेटा हल्के होते हैं, परागकण हल्के ही होते हैं, लाइट वेट मतलब हल्के। यस। और जो परागकण होते हैं वो अनवेटेबल का मीन होता है कि वो गीले नहीं होते हैं। अनवेटेबल यानी गीले क्यों नहीं होते हैं या गलते नहीं हैं,
क्योंकि क्योंकि उनके चारों ओर श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है, श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है। यानी बेटा उनके चारों ओर म्यूसिलेजिनेसिस शीट प्रेजेंट होती है। या म्यूसिलेजिनेसिस कवरिंग होती है, यानी श्लेष्मीय। हाँ तो बेटा जी मैं आपको बता रहा था कि जो जल परागित पुष्पों के जो परागकण हैं उन पर आप जानते हो कि म्यूसिलेजिनेसिस कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनेसिस कवरिंग। यस बेटा, यानी श्लेष्मीय आवरण से घिरे होते हैं, श्लेष्मीय आवरण से घिरे होते हैं। क्लियर बेटा? और वो इन्हें गीले होने से या सड़ने से, गलने से या सड़ने से, यानी वेटेबल होने से बचाते हैं। तो इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वेटेबल, मतलब गीले होने से बचाती है। कौन है? म्यूसिलेजिनेसिस कवरिंग। यस बेटा, तो अपन ओवरऑल कहें कि इनके परागकण वही हल्के, लाइट वेट, हल्के, चिपचिपाहट रहित, मतलब नॉन स्टिकी, चिपचिपाहट रहित तथा श्लेष्मीय आवरण से घिरे होते हैं, श्लेष्मीय आवरण से घिरे होते हैं। यस बेटा, श्लेष्मीय आवरण से घिरे होते हैं। क्लियर? अब अपन कहें बेटा जो इनकी स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र में आपको बता दूं बेटा कि स्टिकी होती है, लेकिन वो भी अनवेटेबल, मतलब गलेगी नहीं, क्योंकि म्यूसिलेजिनस कवरिंग आपकी होती है। तो अपन लॉन्ग होती है, स्टिकी, है ना। अपन कहें बेटा कि इनकी स्टिग्मा भी लंबी, लॉन्ग, स्टिकी, लेकिन चिपचिपी, स्टिकी, चिपचिपी, तो लॉन्ग, स्टिकी और अनवेटेबल। अनवेटेबल यानी वो भी गलेगी नहीं, क्योंकि श्लेष्मा का आवरण होगा तो अनवेटेबल होती है। तो ये होगी बेटा इनकी क्या? स्टिग्मा। क्लियर? और कुछ में जो परागकण हैं, ये अच्छा नीट का 2 बार क्वेश्चन, कुछ में परागकण लंबे फित्तेनुमा होते हैं, लंबे फित्तेनुमा, है ना, मतलब रिबन शेप होते हैं, जैसे जोस्टेरा में। यस बेटा, ये बात हो गई। और वही बात की जो जल परागित पादप हैं, तो जल परागित पादपों के पुष्प, जल परागित पादपों के पुष्प छोटे होते हैं, अस्पष्ट होते हैं और अनाकर्षक होते हैं। अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि एबायोटिक फैक्टर में पुष्प छोटे होते हैं, अस्पष्ट होते हैं और अनाकर्षक ही होते हैं। तो ये जल परागित के लिए भी हो गया। यस बेटा, अब अपन बात करते हैं कि जो जल परागण है वो 2 जगह जिस रूप में वो संपन्न होता है, तो उस वे के अपन दें कि वाटर 2 प्लेसेस भी होता है। क्लियर बेटा? तो आप जानते हो कि जल के द्वारा परागण, जल धाराओं के द्वारा परागण या जल के द्वारा परागण 2 स्थानों पर होता है, 2 स्थानों पर होता है। यस बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन कहें कि भाई जैसे जल के द्वारा परागण जल की सतह पर संपन्न हो, ऑन द सरफेस। यस बेटा, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अपन कहें ऑन द सरफेस
ऑफ वाटर, जल की सतह के ऊपर संपन्न हो, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो इसे आप कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली। यस बेटा, एपीहाइड्रोफिली कहेंगे अपन उसको, है ना, यानी जल की सतह के ऊपर संपन्न होगा, एपीहाइड्रोफिली, अधि जल परागण, अधि जल परागण आपका होगा। यस, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लिखूं, जैसे वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया जो टैप ग्रास भी बोलते हैं उसको अपन, टैप ग्रास, वेलिस्नेरिया, है ना बेटा। तो अपन वही बात कहें कि आप लिखो कि यदि परागण की प्रक्रिया जल की सतह पर संपन्न हो, यस बेटा, यानी परागण की प्रक्रिया जल की सतह पर संपन्न हो, तो उसको आप कहते हो एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली, अधि जल परागण। यानी आप यहां कह दोगे कि अर्थात परागण की प्रक्रिया जल की सतह पर संपन्न हो, इसे आप कहते हो एपीहाइड्रोफिली, अधि जल परागण। यस बेटा, और फिर अपन कहें कि जो वेलिस्नेरिया है, टैप ग्रास है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना बेटा। अब अपन कहें कि भी आप जानते हो कि वेलिस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर होता है, वेलिस्नेरिया में, मैं आपको बता दूं, वेलिस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर हैं, फीमेल फ्लावर एंड मादा पुष्प, फीमेल फ्लावर वो लॉन्ग पेडिसेल, मतलब लंबे पुष्पवृंत रखते हैं। और ये जो फीमेल फ्लावर लॉन्ग पेडिसेल लंबे पुष्पवृंत रखते हैं, इनके पुष्पवृंत कुंडलित होते हैं, कोइल्ड होते हैं, कुंडलित होते हैं, क्लियर बेटा। तो जब वो अनकोइल्ड होते हैं तो जल की सतह पर आ जाते हैं। यस, तो आप कहोगे कि वे अकुंडलित होकर जल की सतह पर आ जाते हैं। और वहां आप देखते हो कि जो मादा पुष्प हैं, जो नर पुष्प हैं, वो तैरते रहते हैं। तो वो अपन बात रही कि परागण के समय जो नर पुष्प सतह पर आ जाते हैं और फिर ये नर पुष्प इनके संपर्क में आ जाते हैं। बात को आप समझ रहे हैं? तो बेटा आप समझ रहे हैं कि भाई आपने कहा फीमेल फ्लोर के अंदर लॉन्ग पेडिसल होता है, लंबे पुष्पवृंत, जिससे ये सरफेस पानी की सतह पर पहुंच जाते हैं। अब मेल फ्लोर जैसे टूटते हैं, टूटने के बाद वो मतलब सतह के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, पेसिव मूवमेंट करते हैं। और फिर आप जानते हो कि पोलन ग्रेन जो सरफेस पर आ गए वो निष्क्रिय गति करते हुए, जल धाराओं के साथ निष्क्रिय गति करते हुए वो फीमेल फ्लोर या स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, फीमेल फ्लोर या स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। यस, तो फिर आप जानते हो बेटा कि नर पुष्प पादप से फर्तक होकर सतह पर आ जाते हैं। यस बेटा, और निष्क्रिय गति करते हुए जल धाराओं के साथ संचारित होकर मादा पुष्प या स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो परागण की प्रक्रिया सतह पर संपन्न होती है, बाकी फिर वापस वो कोल्ड होकर अंदर आ जाते हैं। तो वेलिस्नेरिया में परागण की प्रक्रिया जल की सतह पर संपन्न होती है, बाकी सारा प्रक्रम
अंदर ही होता है भाई। परागण परागण की प्रक्रिया जल की सतह पर संपन्न होती, बाकी सारा प्रक्रम अंदर ही होता है। बात को समझ रहे हैं आप? तो थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू आपको मैं बता देता हूँ वेलेस्नेरिया का। तो नेक्स्ट देखिए आप। हाँ तो देखिए बेटा कि ये एपिहाइड्रोफिली जो आपको मैं वेलेस्नेरिया में बताऊंगा, वेलेस्नेरिया में, तो वेलेस्नेरिया एक टैप ग्रास है और वेलेस्नेरिया जनरली फ्रेश वाटर में, मैं आपको बता दूं बेटा। और देखो कि वेलेस्नेरिया का पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो फीमेल प्लांट है, मतलब ऐसा प्लांट जिसमें फीमेल फ्लावर्स हैं, फीमेल प्लांट है, क्लियर। तो देखो इसमें अपन बात रहे कि ये फीमेल फ्लावर है और जनरली अपन बात रहे कि ये लंबे पुष्प व्रंत रखने वाले लॉन्ग पेडिसल लेकिन कॉइल्ड कुंडलित होते हैं। लेकिन जब ये परिपक्वन पे जाता है, परिपक्वन पे जाता है तो ये अकुंडलन होकर जल की सतह पे चला जाता है, मादा पुष्प, जल की सतह पर। कौन बेटा? मादा पुष्प। तो मादा पुष्प आप जानते हो कि जल की सतह पर चला जाता है पुष्प व्रंत के अकुंडलित होने से, परिपक्वन पर ये जल की सतह पर चला गया मादा पुष्प, सही। और जो अपन बात रहा कि जैसे यहाँ मैं ऐसे बता दूं एक अलग से कि जैसे ये लंबे फित्तिनों ये पत्तियां होती है वेलेस्नेरिया में, यस। तो यहाँ पर ऐसे मैं बता दूं जैसे ये वेलेस्नेरिया था, वेलेस्नेरिया, और वेलेस्नेरिया में ये अपन बात रहा कि ये मेल प्लांट था। तो जो मेल प्लांट है वेलेस्नेरिया का, तो यहाँ इसमें ये नर पुष्प जो पुष्पक्रम है, मेल के लिए पुष्पक्रम है ये, और ये मैच्योरिटी पर भ्रष्ट हो जाते हैं, पहले परिपक्व भ्रष्ट हो जाते हैं, तो ये मेल फ्लोवर मुक्त हो जाते हैं, मेल फ्लोवर, यस। अब आप जानते हो कि मेल फ्लोवर मुक्त होकर वाटर की सरफेस पे आ जाएंगे, वाटर की सरफेस पे। तो आप समझ रहे हैं कि भाई ये बहुत सारे अपन बात उठा कि मेल फ्लोवर मुक्त होकर ये वाटर के ऐसे सरफेस पे आ जाते हैं, यस बेटा। ये बहुत सारे अपन बात उठा कि मेल फ्लोवर मुक्त होकर वाटर की सरफेस पे आ जाते हैं। अब देखो ये फीमेल फ्लोर का मैंने स्टिग्मा को या एकुंडलन के बाद सरफेस पे स्टिग्मा को बताया मैंने, वर्तिकाग्र को। तो ये मेल फ्लोर वर्तिकाग्र के संपर्क में आते ही क्या हो जाता है? पोलिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? पोलिनेशन। तो केवल पोलिनेशन सरफेस पे होता है, पोलिनेशन सरफेस होता है, ये फीमेल ही बेटा, है ना। पोलिनेशन सरफेस पे होता है, बाकी सारी प्रोसेस वापस अंदर आ जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन या जायगोट से फिर एम्ब्रियो सब कुछ जल के अंदर ही होता है। केवल पोलिनेशन जल की सतह के ऊपर संपन्न होता है, तो आप बोलते हैं एपिहाइड्रोफिली, एपिहाइड्रोफिली, यस। तो ये मेल फ्लोर ये स्टिग्मा के संपर्क में आते हैं, स्टिग्मा के संपर्क में आएगा ये मेल फ्लोर, जो अपन बात रहा है कि चारों तरफ यहाँ राउंडेड है और फिर पैसिवली मूव करके इसके संपर्क में आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि वेलेस्नेरिया एक डायोसियस प्लांट है, ये क्लियर कर देता हूँ मैं आपके कि वेलेस्नेरिया एक डायोसियस प्लांट है। डायोसियस प्लांट का मीन होता है एक लिंग आश्री, एक लिंग आश्री पादप है वेलेस्नेरिया। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं मैं। तो वेलेस्नेरिया एक डायोसियस प्लांट है, यानी एक पादप में एक ही प्रकार के पुष्प होंगे, तो फीमेल या फिर मेल, तो डायोसियस प्लांट है। इसलिए गारंटीड है कि वेलेस्नेरिया में क्या होना है? क्रॉस पोलिनेशन ही होना है, क्रॉस पोलिनेशन ही संपन्न होना है, जीनोगेमी होनी है, जीनोगेमी होनी है, यस बेटा। और इसमें आपको मैंने बता दिया कि मादा पुष्प के पुष्परंत कुंडलित होते हैं, तो जब वो परिपक्वन पे सरफेस पे आ जाते हैं, और जो मेल प्लांट होता है, मेल प्लांट होता है वेलेस्नेरिया का, तो आप समझ रहे हैं कि ये जैसे मेल प्लांट है, तो मेल प्लांट क्या होता है कि मैच्योरिटी से जो मेल फ्लोर होते हैं, मेल फ्लोर आपके होते हैं, तो वो पहले अपन बात रहा कि ऐसे यहाँ पर इन्फ्लोरेंस के रूप में ये स्पेशली ये मेल फ्लोर होते हैं इन्फ्लोरेंस के रूप में, है ना। तो ये पहले भ्रष्ट हो जाते हैं और भ्रष्ट होकर ये सरफेस पे, या अपन बात रहा कि सरफेस पे इस प्रकार से ये मूव करते रहते हैं सरफेस पे, और ये पैसिवली मूव करके इस स्टिग्मा के संपर्क में आ जाते हैं। तो वेलेस्नेरिया एक डायोसियस प्लांट है और इसमें 100% क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्या होता है बेटा? क्रॉस पोलिनेशन। तो ये मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है, क्या? एपिहाइड्रोफिली, एपिहाइड्रोफिली। अब नेक्स्ट आपका होगा कि परागण की प्रक्रिया जल की सतह के अंदर हो, तो वो आपका क्या होगा? हाइपोहाइड्रोफिली, बस। और फिर एक दो आपका जो एक्स्ट्रा नोट है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा। हाँ तो देखिए बेटा जी कि सेकंड आपकी है हाइपोहाइड्रोफिली, अधो जल परागण है।
यानी बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर, यानी जल की सतह के अंदर ही संपन्न हो। तो मेरी बात सुनना कि परागण की प्रक्रिया जल की सतह के अंदर ही संपन्न हो। यस बेटा, यानी जल की सतह से नीचे अंदर ही, जल के अंदर ही संपन्न हो। जैसे एग्जांपल जोस्टेरा, सी ग्रासेज और हाइड्रिला। यस, यहाँ जोस्टेरा आप जानते हो, मैंने बता दिया पहले कि मैराइन हैबिटेट समुद्र जलीय होता है, और हाइड्रिला शोध जलीय होता है, लेकिन हाइड्रिला में भी हाइपोहाइड्रोफिली होती है। वेलेस्नेरिया को छोड़कर इनमें हाइपोहाइड्रोफिली होती है। जोस्टेरा में जो फीमेल फ्लावर हैं वो जल निमग्न सबमर्ज्ड कंडीशन में रहते हैं बेटा, सबमर्ज्ड ही, और वो जल के अंदर ही लंबे फितिनुमा परागकण जल के अंदर ही मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं। अब वो जल के अंदर ही बेटा परागकण रिलीज कर देते हैं, है ना, रिबन लाइक, क्लियर, और वो कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। वो अपन बात रहा कि जल के अंदर ही जल धाराओं के साथ गति करके और फिर कहां तक पहुंचते हैं, स्टिग्मा तक जाते हैं और पोलिनेशन हो जाता है। स्टिग्मा तक जाते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और पोलिनेशन हो जाता है। यस, तो ये आपकी होगी हाइपोहाइड्रोफिली। अब बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी एक्वेटिक प्लांट में जल के द्वारा परागण होता है, ये जरूरी नहीं है। कुछ लिमिटेड जेनेरा, मतलब 30 वंशों तक सीमित है, और वो भी सी ग्रासेज, और इसलिए एंजियोस्पर्म में रेयर है, दुर्लभ है। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि अधिकांश जो एक्वेटिक प्लांट है, अधिकांश जलीय पादपों में पुष्प जल की सतह से बाहर एमर्ज होते हैं, सरफेस से बाहर प्रकट होते हैं, एमर्ज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो आधे जल में और आधे बाहर की ओर हैं। यस, तो आप जानते हो कि जैसे कमल केरी हैं, तो अधिकांश जलीय पादपों में पुष्प जल की सतह के बाहर की ओर प्रकट होते हैं, एमर्ज होते हैं, और वो विंड या इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेटेड होते हैं, या तो वायु के द्वारा परागित होंगे या कीटों के द्वारा। यस, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी जो आइकोर्निया है, तथा वाटर लिली, ये इंसेक्ट के द्वारा परागित होती है। वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी और वाटर लिली किसके द्वारा परागित होते हैं, इंसेक्ट। तो ज्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके फ्लावर जल की सतह से बाहर की ओर प्रकट होते हैं, एमर्ज हो जाते हैं, वो या तो वायु के द्वारा परागित हो जाते हैं या फिर मतलब कीटों के द्वारा परागित होते हैं। केवल और केवल कुछ ही वंशों तक सीमित है क्या, हाइड्रोफिली। यस बेटा, तो हमारी दोनों आपके एबायोटिक फैक्टर हो गए बेटा, वाटर और मतलब एयर। यस बेटा, देखो तो अपन कहते हैं कि पुष्प जो आप जानते हैं बेटा कि अजैव कारकों के द्वारा परागित होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट से एबायोटिक फैक्टर के द्वारा परागित होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो ऐसे पुष्प ना तो कलरफुल होते हैं और ना ही वो अट्रैक्टिव होते हैं, ना तो ब्राइट कलर्ड होते हैं, या तो रंगीन भी नहीं होते हैं, चमकीले रंग के भी नहीं होते, और ना ही नेक्टर यानी मकरंद युक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ब्राइट कलर रहकर आप जानते हैं कि उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है ना। और आप अच्छे से जानते हो कि भाई कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए चमकीले रंग के होना जरूरी है, स्मेल भी होनी चाहिए, और नेक्टर उनको पारितोषिक रूप में मिलेगा। तो यहाँ तो ना तो पारितोषिक देना है ना अट्रैक्ट करना है। यस, इसलिए अपन कहते हैं कि जो एबायोटिक फैक्टर से जो पोलिनेशन होता है वो एक सहयोगात्मक घटना है, एक चांस है कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाए, एक चांस फैक्टर है बेटा दोनों में, चाहे वो विंड पोलिनेशन हो चाहे वाटर पोलिनेशन हो। और अपन ये बात कहते हैं कि यहाँ अनसर्टेनिटी होती है, बहुत ही ज्यादा अनिश्चितता होती है, तो बहुत ज्यादा परागणों का लॉस होता है, बहुत सारे परागणों का लॉस होता है। कंपेरेटिव तुम जानते हो ओव्यूल कम होते हैं संख्या में, परागण बहुत एनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा संख्या में पैदा होते हैं, तो बहुत ज्यादा लॉस होता है कि ये नॉन डायरेक्शनल है। इसलिए अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एनिमल्स के द्वारा परागण यानी जूफिली। तो जूफिली डायरेक्शनल है कंप्लीटली। तो अब अपन स्टडी करेंगे जूफिली, और जूफिली में सबसे प्रभावी परागणकर्ता कौन है और कौन कौन परागणकर्ता परागण करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए जूफिली। हाँ, तो देखिए बेटा, अब पोलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट मैंने आपको बताया था कि जैव अभिकर्मकों के द्वारा परागण, जैव अभिकर्मकों के द्वारा परागण यानी पोलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट। तो आपको बताया कि मेजोरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट में, अधिकांश पुष्पी पादपों में परागणकर्ता यानी पोलिनेटिंग एजेंट के रूप में जैव अभिकर्मक यूज होते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि इट इज डायरेक्शनल प्रोसेस, इट इज ए डायरेक्शनल प्रोसेस, ये डायरेक्शनल प्रोसेस है। क्लियर बेटा, डायरेक्शनल प्रोसेस, क्लियर, ये डायरेक्शनल प्रक्रम है। और अपन कहते हैं कि जब परागण की प्रक्रिया एनिमल्स के द्वारा संपन्न होती है, परागण की प्रक्रिया एनिमल्स के द्वारा संपन्न होती है, तो आप कहते हो जूफिली। क्या कहते हो? जूफिली। यस, और जूफिली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां भी लिख सकते हो कि जूफिली डायरेक्शनल प्रोसेस है, डायरेक्शनल प्रोसेस है। और अपन बात कि परागण की सुनिश्चितता होती है,
परागण की सुनिश्चितता। वहां तो एक महज सहयोगात्मक घटना थी, यहाँ सुनिश्चितता होती है, जो मैं पहले बता चुका हूं। और बेटा ध्यान दो, अधिकांश पुष्पीय पादप जंतुओं की एक परास पोलिनेटिंग एजेंट, जंतुओं की एक परास उनके लिए पोलिनेटिंग एजेंट की तरफ प्रयुक्त होती है। तो अधिकांश फ्लोरिंग प्लांट के लिए कौन सी एनिमल्स की एक परास यूज होती है पोलिनेटिंग एजेंट के रूप में? जो निम्न है, बीज जो मधुमक्खियां, बी है ना, बी बटरफ्लाई तितली, फ्लाइज मक्खियां, और वैस्प ततैया, बीटल भृंग, आंट चींटियां, मॉथ स्लग। और बर्ड में सनबर्ड और हमिंग बर्ड छोटे आकार के पक्षी, एंड बैट चमगादड़, ये कॉमन सामान्य प्रकार के पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं। तो पुष्पी पादपों में ये एक एनिमल की एक परास है जो पोलिनेटिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त होती है बेटा। बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, वैस्प, बीटल, आंट, मॉथ, बर्ड एंड बैट्स आर कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स। कुछ लार्जर साइज के एनिमल होते हैं, कुछ बड़े आकार के जंतु भी पोलिनेटिंग एजेंट के रूप में रिपोर्टेड हुए, देखे गए हैं। तो लार्जर एनिमल जैसे कुछ प्राइमेट, लीमर, वानरगण होता है ना, लीमर वानरगण, और आर्बोरियल मतलब ट्री ड्वेलिंग, वृक्ष पर ड्वेल करने वाले रोडेंट्स, रोडेंसिया है ना, गिलहरी रोडेंट्स, और रेप्टाइल्स जैसे गीगो और गार्डन लिजार्ड, ये भी कुछ ऐसे हैं जो इनकी भी कुछ जातियां पोलिनेटिंग एजेंट के रूप में रिपोर्ट हुई है, देखी गई है बेटा, पोलिनेटिंग एजेंट के रूप में देखी गई है। यस, और ये एक डायरेक्शनल प्रोसेस है। अब देखो, अगर एनिमल्स के द्वारा पोलिनेटेड हैं तो वो पुष्प आकार में बड़े होंगे, आकर्षक होंगे। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि आकार में बड़े होंगे, आकर्षक होंगे और नेक्टर युक्त भी होंगे। यस, अब अपन सीधी सी बात करते हैं कि देखो, इन एनिमल्स में जो मोस्ट कॉमन एनिमल, मोस्ट कॉमन पोलिनेटिंग जो एजेंट होते हैं एनिमल्स में, पोलिनेटिंग एजेंट, वो बेटा होते हैं इंसेक्ट। क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं। यस बेटा, तो वो आपके होते हैं इंसेक्ट। और आप समझ सकते हैं कि इंसेक्ट के द्वारा परागण, तो उसको मैंने एक टर्म दी थी आपके सामने, तो बाय इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट के द्वारा परागण की प्रक्रिया हो तो उसको मैंने आपके सामने एक टर्म दी थी एंटोमोफिली, यानी ये आपको दिया था कीट परागण, एंटोमोफिली, यानी बेटा आपको मैंने बताया था कीट परागण, ये लो जी, क्लियर। तो अगर पोलिनेशन की प्रक्रम इंसेक्ट के द्वारा संपन्न हो तो उसको आप कहते हो एंटोमोफिली। यस, और आप जानते हो कि कीटों में, इंसेक्ट में, वैसे तो मैं आपको बताऊं ये सारे इंसेक्ट ही बताए मैंने, बीज, यहाँ देखो बीज, बटरफ्लाई तितली, फ्लाइज मक्खियां, वैस्प ततैया, भृंग चींटी और मॉथ यानी सलभ, ये सारे इंसेक्ट ही हैं। यस, लेकिन इन इंसेक्ट में भी जो सर्वाधिक प्रभावी परागण करता है बेटा, सर्वाधिक प्रभावी कीट परागण करता हनी बी है बेटा। सर्वाधिक प्रभावी कीट परागण करता है कौन है? हनी बी, यानी मधुमक्खी है। क्लियर बेटा, आप समझ सकते हैं कि एनिमल्स के द्वारा जितना भी परागण होता है या इंसेक्ट के द्वारा जितना भी परागण होता है, 80% परागण मधुमक्खी संपन्न करती हैं, 80% संपन्न करती हैं। यस बेटा, और आपको अच्छे से पता है कि इनको सबसे ज्यादा ये किसको पसंद करती हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा येलो कलर को पसंद करती हैं। मधुमक्खी येलो कलर को पसंद करती है सबसे ज्यादा। यस बेटा, और आप जानते हो कि लेकिन रेड कलर के लिए तो ये ब्लाइंड होती है। मैं आपको बता दूं कि रेड कलर के लिए तो ये क्या होती है? ब्लाइंड। रेड कलर के लिए ब्लाइंड होती है ये। यस बेटा, कौन? हनी बी। तो आप जानते हो कि कीटों में सर्वाधिक प्रभावी परागणता कीट मधुमक्खी है। और इसके अलावा आपको मैंने बता दूं कि तितली, बटरफ्लाई है, फ्लाइज ये मक्खियां हैं, ततैया है, भृंग है या आंट है, ये सारे आपके हैं। यस बेटा, अब आप जानते हो बेटा
कि जो कीट परागित पुष्प हैं वो बहुत ही बड़े होंगे, और अगर बड़े नहीं होंगे तो पुष्प क्रम के गुच्छे के रूप में होंगे, आकर्षक होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, और आप जानते हो कि सुगंधित होंगे, मकरंद युक्त होंगे, हाँ है ना। तो आप समझ रहे हैं कि जो अपन बात रहा कि कीट परागित पादपों के पुष्प अत्यधिक बड़े आकर्षक अट्रैक्टिव सुगंध युक्त फ्रेगेंट सुगंध युक्त मकरंद युक्त होते हैं। यस बेटा, तो कीट परागित पादपों के पुष्प अत्यधिक बड़े होंगे, आकर्षक होंगे और सुगंधित होंगे, मकरंद युक्त होंगे, यानी लार्जर इन साइज, अट्रैक्टिव और फ्रेगेंट और नेक्टर कंटेन, ये आपके होंगे। तो बेटा कीट परागित पादपों के पुष्प अत्यधिक बड़े होंगे, आकर्षक होंगे, सुगंधित होंगे, मकरंद युक्त होते हैं। यह मैं आपको बात बता दूं, क्लियर है। इसके बाद अपन बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो कीट परागित पुष्प हैं अत्यधिक बड़े या छोटे होंगे तो फिर वो मतलब पुष्प क्रम के रूप में होंगे, और अपन ने कहा रंगीन, आकर्षक और सुगंध युक्त होंगे। रंगीन, आकर्षक और क्या, सुगंध युक्त होंगे। यहाँ अपन बड़े भी दें और रंगीन भी दे दें, रंगीन भी होंगे वो। यस बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं कि भी यदि आकार में छोटे होंगे तो इनफ्लोरेंस के रूप में, यानी क्लस्टर, गुच्छा बना लेंगे, क्लस्टर है ना, इनफ्लोरेंस के रूप में क्लस्टर्ड यानी गुच्छा बना लेंगे। यस, और देखो ये कीटों को आकर्षित करने के लिए इनमें स्मेल भी होती है, कलर भी होता है और नेक्टर भी होता है। लेकिन इनकी और कीटों के आकर्षण का क्रम क्या है? तो कीटों के आकर्षण बाद में देते हैं क्या, वो अलग बात है। कीटों के लिए आकर्षण, तो इनमें आप समझ सकते हो बेटा कि कीटों के लिए आकर्षण का क्रम क्या है, यानी कीट सबसे पहले किस चीज की ओर आकर्षित होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले स्मेल, फिर कलर और फिर नेक्टर। सबसे पहले जो कीट होते हैं वो आकर्षित होने का जो क्रम है, ऑर्डर है, ये है बेटा आकर्षण का क्रम। सबसे पहले सबसे ज्यादा वो स्मेल की ओर आकर्षित होते हैं, फिर कलर जो रंगीन होते ही हैं, कई तरह कलर, स्मेल, कलर, और फिर उसके बाद में क्या, नेक्टर यानी मकरंद के लिए। तो ये अपन बात करें बेटा कि कीटों का आकर्षण का क्रम है स्मेल, कलर और नेक्टर। यस, तो अब अपन एंटेमोफिली के लिए अपन नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर। तो बेटा नेक्स्ट जो अभिलाक्षणिक लक्षण देखिए जो कीट परागित पुष्प हैं। तो बेटा देखो कीट परागित पुष्पों के परागकण यानी जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन बड़े होते हैं थोड़े, क्योंकि अत्यंत छोटे होते हैं वायु परागित या उनके, तो इनके थोड़े उनकी तुलना में बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, वह चिपचिपे स्टिकी होते हैं भाई, और वहां नॉन स्टिकी थे परागकण, तो स्टिकी होते हैं। स्टिकी पोलन ग्रेन, स्टिकी पोलन ग्रेन किसके कारण होते हैं, पोलन किट की उपस्थिति। मैंने कहा था ना टेपिटम पोलन किट, कीट परागित पुष्पों के परागकणों पर पोलन किट स्रावित करती है। टेपिटम पोलन किट जो एक तेली चिपचिपी परत है, ऑयली स्टिकी लेयर है, तेलीय चिपचिपी परत है, और कार्बोहाइड्रेट और फैटी सब कैरोटेनॉइड्स की बनी है ये पोलन किट, तेलीय चिपचिपी परत। यस, और स्मेल भी आती है। इनकी स्टिग्मा इंसर्टेड होती है, इनकी स्टिग्मा इंसर्टेड होती है। वहां तो एक्सपोज थी ना, एक्सर्टेड थी, और ब्रांच थी, यहाँ इंसर्टेड होती है, अनब्रांच और स्टिकी चिपचिपी होती है, लेकिन ज्यादा चिपचिपी हाइड्रोफिलस में होती है। बात को समझे, तो स्टिग्मा इंसर्टेड थी, अनब्रांच्ड एंड स्टिकी एंड चिपचिपी। देखो बेटा ये तो सारे अपन बात रहे कि पुष्प बड़े आकार के हो गए, रंगीन हो गए, अट्रैक्टिव हो गए, और पुष्प बहुत सारे एनर्जी अपने एडेप्टेशन लेने में ही खर्च करते हैं, ताकि अपन बात रहे कि उस एडेप्टेशन को लेने में ही खर्च करते हैं बेटा बहुत सारे एनर्जी, और अपन बात रहे कि कीटों को आकर्षित कर सके। जैसे वो अपने दलों को बहुत रंगीन करते हैं और अच्छी स्मेल, और अपन बात रहे कि नेक्टर्स को डेवलप करते हैं।
जैसे लेमन में, रोज में, या अपन यहाँ कहें कि बोगनविले में तो सहपत्र भी रंगीन हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें। और फिर अपने बताया कि जो परागकण हैं बड़े रंगीन और चिपचिपे स्टिकी होते हैं, स्टिकी पोलन ग्रेन, पोलन किट की उपस्थिति के कारण है। और जो वर्तिकाग्र है वो इंसर्टेड होती है, अनब्रांच होती है और स्टिकी होती है। अब देखो बेटा कि जो कीट परागित पादप हैं या पुष्प हैं, वो परागणकर्ता कीटों को रिवार्ड, फ्लोरल रिवार्ड, यानी उनको पारितोषिक के रूप में क्या उपलब्ध कराएंगे, उनको इनाम क्या देंगे बदले में। तो बेटा देखो, कीट परागित पुष्प परागणकर्ता कीटों को पारितोषिक के रूप में या तो पोलन, पराग जो परागकण तो देते ही हैं, और नेक्टर, मकरंद उपलब्ध कराते हैं। कुछ के परागकण तो खाने योग्य भी होते हैं, तो नेक्टर, पोलन और नेक्टर उपलब्ध कराते हैं रिवार्ड के रूप में। अतः अधिकांश पुष्प और इन कीटों के मध्य सहउपकारिता, म्यूचुअलिज्म, प्लस प्लस का संबंध हो गया ना, सहउपकारिता प्लस प्लस, दोनों के एक दूसरे से लाभ है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध देखा जाता है बेटा। क्या देखा जाता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध देखा जाता है। और बहुत सारी जातियां को इवोल्यूशन, सह उद्विकास भी दर्शाती है। ताकि अभी अपन आगे एक बात बताएंगे, पोलन रोबर, यानी ऐसे कीट जो बिना भाई मकरंद और वो तो ले लेते हैं पराग तो, लेकिन परागण नहीं करते, तो पोलन रोबर होते हैं। तो ये जो को इवोल्यूशन है या ओब्लिगेट रिलेशनशिप है, ये अपन बात बेटा की उससे बचाती है। तो ये को इवोल्यूशन दर्शाते हैं, सह उद्विकास भी दर्शाते हैं, है ना। दोनों साथ साथ ऐसे परिवर्तन करते हैं कि इनका रिलेशन, इनका संबंध लंबे समय तक बना रहे। अब देखो बेटा, कुछ कीट परागित पुष्प तो परागणकर्ता कीटों को पारितोषिक के रूप में, रिवार्ड के रूप में, ये तो प्रत्यक्ष रिवार्ड है, नेक्टर और पोलन, नेक्टर और पोलन। और कुछ कीट परागित पुष्प, कुछ कीट परागित पुष्प परागणकर्ता कीटों को रिवार्ड के रूप में, पारितोषिक के रूप में अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराते हैं। अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराते हैं, यानी सेफ प्लेस टू ले एग, यानी अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान इनको उपलब्ध कराएंगे, अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराएंगे, सेफ प्लेस टू ले एग। और इनके लार्वा को भोजन के रूप में अपने परिवर्तनशील बीज भी उपलब्ध कराते हैं। इनके लार्वा को भोजन के रूप में अपने परिवर्तनशील बीज भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे एमोर्फोफेलस जो लंबोत्तर पुष्प है, लंबोत्तर पुष्प जो लगभग 6 फीट का पुष्प है, 6 फीट इन हाइट, 6 फीट का पुष्प है। यस। और ऐसे में कुछ और उदाहरण दूं, जैसे प्लांट पादप का नाम और पोलिनेटिंग एजेंट। तो प्लांट यहाँ है यक्का प्लांट, युक्का पादप, और इस परागणकर्ता कीट का नाम है प्रोन्यूबा मोथ, प्रोन्यूबा मोथ हो गया। इसका मॉडर्न नेम है टेजिटिक्यूला मोथ या प्रोन्यूबा यक्का सलाई, पुराना नाम है प्रोन्यूबा मोथ। तो ये सलब प्रोन्यूबा मोथ और युक्का पादप, आपको पता है बेटा, प्रोन्यूबा मोथ और युक्का पादप के बीच आप जानते हो कि ओब्लिगेट यानी अविकल्पी, ओब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ओब्लिगेट सहजीवन है, अविकल्पी सहजीवन है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो यक्का प्लांट के जो ओवेरी के कोष्ठक होते हैं, अंडाशय के कोष्ठक होते हैं, वहां प्रोन्यूबा मोथ अपने अंडे देता है। और जब तक वो अंडे, लार्वा जब परिवर्तन जब तक नहीं होता, जब तक वहां बीज का बनना स्टार्ट नहीं हो जाएगा। यस। और बदले में ये उसके लार्वा को भोजन उपलब्ध कराता है, और जब वो वहां से फिर परिपक्व निकल के जाते हैं, दूसरे में जाकर बैठते हैं, तो परागण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परागण। तो दोनों के बीच कैसा संबंध हो गया? ओब्लिगेट सिम्बायोटिक अविकल्पी सहजीवन हो गया बेटा। क्या हो गया? अविकल्पी सहजीवन। मैंने आपको एनसीईआरटी की एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत बड़े लेवल पे बार बार सारी चीज क्लियर की। पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चाहे कॉम्पिटिशन हो और चाहे बोर्ड एग्जाम हो, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे इसको तैयार करें, एनसीईआरटी की लाइन्स को, एक एक वर्ड को समझ समझ के आप क्लियर करें। यस। तो यहाँ आपका हो गया यक्का प्लांट और प्रोन्यूबा मोथ। और भी कई सारे प्लांट और पोलिनेटिंग एजेंट के रिलेशनशिप देखे जाते हैं, जो अपन अभी नेक्स्ट देखते हैं। यस बेटा, क्लियर। तो बेटा कुछ अदर एग्जांपल्स जो प्लांट और नेमो प्लांट और इंसेक्ट पोलिनेटिंग एजेंट, तो देखो फिग ट्री, फिग ट्री जो अंजीर होता है, फिग ट्री, उसमें एक वेस्प, ततैया, ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट परागित करता है। तो वही बात कि जो फीमेल वेस्प है, फीमेल वेस्प, वो जो फिग ट्री, अंजीर का
पुष्प होता है, स्पेशल पुष्पक्रम होता है, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम होता है। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम अपन बात के अंजीर में आपका होता है हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम। और यहाँ पे बहुत सारे अपन बात की ऐसे फ्लावर यहाँ पर आपके होते हैं ये, और यहाँ एक 6 से यहाँ से आता है ब्लास्टोफेगा इंसेक्ट। तो आप जानते हो कि इसके अंडाशय के कोष्ठक में वो अपना लार्वा या अंडे देगा, और वो जब तक उसके अंदर रहेंगे जब तक परिवर्तनशील बीज नहीं बन जाएं, और वो परिवर्तनशील उसको भोजन के रूप में मिलेंगे। तो एक तो अंडे देने के लिए सेपलेस टू लेग, और परिवर्तनशील उसको भोजन, लार्वा को भोजन, यस परिवर्तनशील बीज। तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, इसको इससे भी, इसको इससे भी। और जब नेक्स्ट में वो बैठते हैं तो बदले में पोलिनेशन यानी परागण कर देते हैं, है ना। और आपने सुना होगा एक विशिष्ट पुष्पक्रम हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम यहाँ देखने को मिलता है, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम। यस बेटा, तो ये बात हो गई। ऐसे आपने प्रोनिबम और युक्का पादप का पढ़ा था। ये सब बेटा रखते हैं ओब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशन, अविकल्पी सहजीवी संबंध, यानी बिना एक दूसरे के अपना लाइफ स्टाइल पूरा नहीं कर सकते। और ये सह-उद्विकास ये इन्होंने इसलिए विकसित किया क्योंकि कुछ पोलन रोबर्स थे। मैं पोलन रोबर समझा देता हूँ। पोलन रोबर कौन होते हैं? ऐसे कीट जो पोलन और नेक्टर तो ले लेते हैं लेकिन बदले में परागण नहीं करते, तो पोलन रोबर हैं। लेकिन जब अविकल्पी संबंध हो जाएंगे, अविकल्पी सहजीवन हो जाएगा, तो पोलन रोबर से बच जाएंगे ना, बोलो भी। ऐसे ही भूमध्य सागरीय ऑफरिस ऑर्किड वहां पर है, और बी कोल्पा ओरिया मक्खी के द्वारा, नर मक्खी का। लेकिन बाकी सारे देखो बेटा, बाकी सारे फीमेल इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ एक मेल का एग्जाम्पल है ऑर्किड और जो बी है। क्योंकि ऑर्किड अपनी पंखुड़ी का साइज यानी पुंकेसर का साइज मादा मक्षिका की तरह कर लेता, मादा मक्खी की तरह। तो नर सोचता है कि मादा है, वो उसके ऊपर बैठता है और धोखा खाता है। तो सूडो कोपुलेशन, छद्म मैथुन होता है। क्या होता है बताओ? सूडो कोपुलेशन, छद्म मैथुन, सूडो कोपुलेशन। ये इसको अपन कहते हैं सेक्सुअल डिसिट, सेक्सुअल डिसिट एंड लैंगिक कपट। बेचारे के साथ धोखा हो गया, लैंगिक कपट हो गया, है ना। फिर वो जब दोबारा फिर धोखा खाता है, क्योंकि मादा मक्खी का उस आर्किड की पंखुड़ी एकदम मादा मक्खी की तरह हो जाती है, तो फिर धोखा खाता है तो पोलिनेशन हो जाता है। तो आप कहोगे सर उसमें उसके लिए तो धोखा मिल रहा है। तो एक बात तो यहाँ ओब्लिगेट रिलेशनशिप है, क्योंकि उस आर्किड ने अपनी पंखुड़ी का साइज एकदम मादा मक्षिका की तरह कर लिया, और अकॉर्डिंग इवोल्यूशन वो साथ साथ परिवर्तन करते हैं। ये बात हो गई। और एक अपन बात कर रहा है कि उसको नजरिए में बदलाव, यानी कीट को भी थोड़ा बहुत फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस मिलता है, उसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है, इसलिए ये इसी में ली गई है। म्यूचुअलिज्म आगे अपन बताएंगे, जो इकोलॉजी में पॉपुलेशन इंटरेक्शन आएगी तब की बात होगी। तो ये आपको ये सारे अपन बात कर रहा कि ये सारी बातें आपकी हो गई। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मधुमक्खी लाल रंग, रेडिश फ्लोर, लाल रंग के पुष्पों को तो विजिट ही नहीं कर पाएगी, लाल रंग को तो वो अपना विजिट नहीं कर पाएगी। और सबसे ज्यादा आप जानते हो कि वो अट्रैक्ट होती है किसकी ओर? येलो कलर की ओर। यस, तो लाल रंग की पुष्पों में परागण तितली, बटरफ्लाई के द्वारा होगा। अब ऐसे पुष्प बेटा जो नाइट फ्लावरिंग होते हैं, संध्या के समय पुष्पन देते हैं, संध्या रात्रि के समय खिलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सेंटेड, बहुत ही ज्यादा गंधयुक्त होते हैं, सेंटेड होते हैं। ये डल कलर के, या तो बिल्कुल क्रीम कलर के, डल यानी फीका कलर, डल कलर के, या व्हाइट कलर के, सफेद रंग के होते हैं। ये सफेद रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि हाईली सेंटेड भी होते हैं, और ये सलब मोथ के द्वारा परागित होते हैं, सलब मोथ के द्वारा परागित होते हैं। तो मोथ के द्वारा परागित होने वाले पुष्प रात्रि में खिलने होते हैं, और इसलिए वो सफेद कलर के भी होते हैं। यस बेटा, जो बीटल्स होते हैं, भृंग या फ्लाई जो मक्खियां होती है, के द्वारा परागित पुष्प मलिन गंध स्त्रावित करते हैं, यानी फाउल ऑर्डर यानी बैड स्मेल, बहुत दुर्गंध, मलिन गंध स्त्रावित करते हैं। सड़े मांस या अंडे की तरह की गंध आती है, जैसे रेफ्लेसिया में, जैसे किसमें बेटा? रेफ्लेसिया में। क्लियर? तो इसके साथ अपन बात बढ़ा कि जो आपका इंसेक्ट पोलिनेशन ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक बर्ड पोलिनेशन ऑर्निथोफिली करवा देता हूँ। पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप जानते हो कि ट्रांसफर भी हो गया, तो फिर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पहुंच जाएगा, तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होगी, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। यस, तो यहाँ पर आपको मैं कुछ बता देता हूँ बर्ड ऑर्निथोफिली या बर्ड पोलिनेशन के बारे में। यस बेटा, तो नेक्स्ट देखिए। तो बेटा देखिए, ऑर्निथोफिली यानी पक्षियों के द्वारा परागण, बर्ड पोलिनेशन, ऑर्निथोफिली। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि यहाँ पर जो पोलिनेटिंग एजेंट हैं, परागणकर्ता कारक हैं,
पोलिनेटिंग एजेंट, वो बेटा क्या है, बर्ड, और किस क्लास से रिलेटेड है, एवीज। यस। अब देखो बेटा कि जो पक्षियों से परागित पुष्प होंगे तो उनमें सबसे जो कॉमन बर्ड कौन से होंगे, तो आप जानते हो कि परागणकर्ता पक्षी सामान्यतः छोटे आकार के पक्षी होते हैं। यस बेटा। और मोस्ट कॉमन जो बर्ड है, मोस्ट कॉमन बर्ड वो आपके हैं बेटा हमिंग बर्ड और सन बर्ड। यानी हमिंग बर्ड और क्या है बेटा, सन बर्ड, जो सकोरा है, हमिंग बर्ड और सकोरा। तो ये छोटे आकार के पक्षी कुछ पादपों में परागणकर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब आप समझ सकते हो कि जो पक्षी परागित पादपों के पुष्पों में जो कोरोला है, कोरोला दलपुंज, वो बेटा अपन बात रहे कि नलिकाकार, ट्यूब्यूलर और फनल शेप होता है या कीपाकार। नलिकाकार या कीपाकार होता है, फनल शेप यानी कीपाकार होता है। यस। और जो अपन बात रहे कि पक्षी छोटे आकार, उनकी चोंच बीक होती है वो लंबी होती है। और आप समझ रहे हैं कि पादपों के पुष्पों में जो कोरोला दलपुंज है वो ट्यूब्यूलर और फनल शेप होता है। इसके अलावा मैं आपके सामने बात करूं कि जो पक्षी परागित पुष्प हैं उनका कोरोला अपन बात बेटा कि ब्राइट कलर्ड, और ये उनके अट्रैक्शन का सबसे मेन कारण है, ब्राइट कलर्ड यानी चमकीले भड़कीले रंग के होते हैं, चमकीले भड़कीले रंग की ओर। और पक्षी सबसे ज्यादा ब्राइट कलर की ओर ही अट्रैक्ट होते हैं, चमकीले भड़कीले कलर की ओर ही अट्रैक्ट होते हैं। तो कोरोला ब्राइट कलर्ड है। साथ साथ में कहें कि वाटरी नेक्टर मतलब दूसरी अपन लाइन दें कि वाटरी नेक्टर यानी जलयुक्त श्लेष्मा या जलयुक्त मकरंद उपस्थित होता है। यस, ये ऑर्डर दूसरा है, नेक्टर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सबसे मेन ब्राइट कलर। और सामान्यतः वो गंधहीन यानी ऑर्डरलेस होते हैं, सामान्यतः गंधहीन होते हैं। तो अट्रैक्शन का सबसे मेन है कलर, देन नेक्टर और फिर आपका ऑर्डर। यस, तो कलर भी क्या, ब्राइट कलर्ड ये आपके होते हैं। क्लियर। जो पक्षी परागित पुष्प होते हैं ये रखते हैं। क्लियर बेटा। और आप समझ सकते हैं कि पक्षियों के द्वारा परागण की प्रक्रिया केवल और केवल कुछ ही पक्षी जो बहुत छोटे आकार के हैं इनके द्वारा संभव है, बाकी बड़े पक्षी नहीं कर सकते हैं। और जैसे बर्ड के द्वारा जो परागण है, बोम्बेक्स जो सिल्क कॉटन ट्री है, बोम्बेक्स यानी बेटा सिल्क कॉटन ट्री में देखा जाता है, सिल्क कॉटन ट्री में देखा जाता है। क्लियर, ये बात आपकी है। और क्लिस्टोमिया और इसके अलावा बोम्बेक्स यानी सिल्क कॉटन ट्री में ये देखा जाता है। क्लियर बेटा। अब अपन बात करते हैं कि कि नेक्स्ट जो है परागण का प्रक्रम है, मैं आपको बता दूं कि एक आपका जो मैंने करवाया था बाई बैट यानी चमगादड़ के द्वारा परागण, तो उसको आप बोलते हो चेरोटेरोफिली, मतलब चमगादड़ द्वारा परागण। यस बेटा। तो देखो चमगादड़ के द्वारा जो परागण है वो आप जानते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर और प्लेंटी ऑफ वाटर नेक्टर। यस बेटा। तो चमगादड़ से जो परागित पुष्प हैं, चमगादड़ परागित पुष्प अत्यधिक मात्रा में जलयुक्त मकरंद
रखते हैं। तो बहुत ही ज्यादा वाटरी नेक्टर है ना बेटा, बहुत ही ज्यादा वाटरी नेक्टर वहां पर अपन बात देखा जाए है ना बेटा, यानी अपन कहें कि प्लेंटी ऑफ वाटरी नेक्टर, यस प्लेंटी ऑफ वाटरी नेक्टर, ये है ना जल युक्त मकरंद वहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आकर्षण का क्रम है किनके लिए, चमगादड़ के लिए। उसके बाद आप जानते हो कि गंध भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है ना, हाँ और कलर डल होगा चाहिए है ना, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ये बेटा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर यानी मजबूत गंध। ये आपका हो गया बैट जो कदम कचनार में होता है, कदम और कचनार में अपन कहें कि बैट के द्वारा होता है, मतलब एडन सोनिया, अपन बात रहा कि एडन सोनिया एग्जाम्पल अपन क्या लेंगे, एडन सोनिया आदि। तो ये मैंने हर प्रकार का आपको परागण बता दिया भाई, हर टाइप का परागण बता दिया। अब बेटा परागण की प्रक्रिया पूरी हो गई तो अपन नेक्स्ट अपन आएंगे कि भाई पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया तो स्टिग्मा के जो घटक होते हैं और पोलन ग्रेन के जो प्रोटीन घटक उनमें म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी तो उसको आप कहोगे पीपीआई, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे पराग अंडप अंतर क्रियाएं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो बेटा पोलिनेशन को बहुत अच्छे लेवल पे आप पूरे को वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से आप करें, पूरे एनसीईआरटी से क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं ऐसे। अपन कहें कि घोंगे के द्वारा, ओरम और लिलीज में, सांपों के द्वारा, सेंटलम और माइकेलिया चंपा और चंदन में सांपों के द्वारा अपन बात करें कि परागण होता है। तो मैंने आपको वर्ड टू वर्ड सारी लाइनें मैंने आपके लिए परागण की क्लियर कर दी है। यस बेटा आप समझ पा रहे हैं, तो सारी लाइनें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। तो देखें कि इस प्रकार अपन बात बेटा कि जो परागण के सारे प्रोसेस हुए। यस और नेक्स्ट अपन लेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। थैंक यू वेरी मच।